नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज और मैं हूं अनूप सर। इस वीडियो में मैं आपके लिए नरेशन का पार्ट 7 लेकर आया हूं। जी हाँ, ये स्पेशल रूल का पार्ट 7 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है ना। प्रत्येक वीडियो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रत्येक वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में से एग्जामिनेशंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपके इस पार्ट में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेज वैसे सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध होता हो, कमांड का बोध होता हो, रिक्वेस्ट का बोध होता हो, एडवाइस का बोध होता हो, है ना। वैसे ही सेंटेंसेज को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या नियम अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले रूल तो आपको ये है कि सेंटेंस के सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब से को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, अर्ज, एडवाइज, सजेस्ट, टेल, आस्क, रिमाइंड, फॉरबिड, प्रोहिबिट, वार्न, थ्रेटेन etc में बदल दें। जी हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि यदि सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में से दिया हुआ है तो से को ही आपको किन किन चीज़ों में चेंज करना है? ऑर्डर में चेंज करना होगा, कमांड में चेंज करना होगा, रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा, बेग में चेंज करना होगा, अर्ज में चेंज करना है, एडवाइज में चेंज करना होगा, सजेस्ट में चेंज करना होगा, टेल में चेंज करना है, आस्क में चेंज किया जाता है, रिमाइंड में किया जाता है, फॉरवर्ड में किया जाता है, प्रोहिबिट में किया जाता है, वार्न में किया जाता है, थ्रेटन में किया जाता है। ये आपको सेंस के अनुसार आपको चेंज होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट वाली पॉइंट में यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आप से को फॉरबिड में बदलते हैं या प्रिवेंट में बदलते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। तो जब आप फॉरबिड में चेंज करते हैं तो फॉरबिड के बाद 2+V1 का यूज करें। यदि आप से को प्रिवेंट में बदलते हैं तो प्रिवेंट के बाद from+V4 का यूज करें। और सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे कॉमन एरर सेंटेंस स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट के लिए ये ध्यान रखना है कि फॉरबिड जहाँ कहीं भी दिखेगा इस फॉरबिड के बाद हमेशा 2+V1 का यूज करें। ठीक है। दूसरी पॉइंट आपको ये दिखना है कि यदि प्रिवेंट दिखे तो प्रिवेंट के बाद हमेशा क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना है। और हम लोग जानते हैं किसी भी प्रीपोजिशन के बाद B4 का यूज किया जाता है। ठीक है। और जो दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि फॉरबिड तथा प्रिवेंट ये दोनों ही निगेटिव वर्ड्स हैं, है ना। तो ये जब निगेटिव वर्ड्स हैं तो इसके बाद कभी भी नॉट का यूज ना करें। ठीक है। तो पहला रूल आप लोग को समझ में आ चुका है। आइए हम लोग दूसरे रूल की ओर चलते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, जी हाँ, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का यूज करें। ठीक है। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो वैसी स्थिति में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर यूज किया जाता है, नॉट टू का यूज किया जाता है। जी हाँ, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का यूज करें। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर नॉट टू का यूज करें। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? ये कहता है रिपोर्टेड स्पीच में आग्रह सूचक शब्दों, आग्रह सूचक शब्दों कहने का मतलब क्या हो? वैसे शब्द जिससे रिक्वेस्ट का फीलिंग आए। तो वैसे शब्द यदि सेंटेंस में दिखे, जैसे प्लीज दिखे, काइंडली दिखे, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रखा जाता है। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए तो इसे हटा दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है कि प्लीज, काइंडली जैसे शब्द को हटा दें। और दूसरा चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच में यूज किए गए निषेध सूचक शब्द जैसे डू नॉट एवं बल सूचक शब्द जैसे डू etc इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं दिया जाता है। जी हाँ, थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली जैसे शब्द को नहीं रखा जाता है। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच में जो निषेध सूचक शब्द होंगे, डू नॉट होंगे,
बल सूचक शब्द होंगे जो स्ट्रेस डालते हैं, डू होंगे, उसे भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रखते हैं। फिर पांचवा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उचित ऑब्जेक्ट दे देना चाहिए। जी हाँ, ये कह रहा है यदि कभी कभी सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा इंपरेटिव सेंटेंस में, तो क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमको यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखना है? जी हाँ, आपको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उचित ऑब्जेक्ट देना होगा सेंटेंस के सेंस के अनुसार पर। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन हेतु नॉन का यूज हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना देना चाहिए। जी हाँ, यदि कभी कभी आपको सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन हेतु नॉन का यूज किया जाता है तो उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं तो कहने का मतलब क्या, वो हमारा क्या बन जाता है, उसे बदलते समय रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देना होगा। ठीक है। अब रूल नंबर 7 कहता है कि यदि सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जुड़ा हो तो उसे ड्रॉप कर सेंटेंस को असर्टिव में बदल दें। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आपने डू को हटाया, डू नॉट को हटाया, प्लीज को हटाया, काइंडली को हटाया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग भी रहेगा तो आपको उसे भी हटा देना है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं रूल नंबर 8 में कि जनरल रूल्स को फॉलो करें। अब जनरल रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरल रूल्स के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के नियमों को पालन करना पड़ता है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस नियम को फॉलो करें तथा जब सेंटेंस में के अंत में फुल स्टॉप का यूज कर दें। ठीक है। अब आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। अब हमने कह रखा है कि जो सेंस के आधार पर इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस। अब इस सेंटेंस को देखिए और आप ये अनुमान लगाइए कि ये इस सेंटेंस में किस तरह का सेंस क्रिएट हो रहा है। जी हाँ, ये देखते के साथ आपके दिमाग में ये आ गया कि एक सर्वेंट को क्या दिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर्वेंट को लोग जनरली ऑर्डर ही करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, उसे हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। ठीक है, बाकी ही को ही रहने दिया गया, हिज सर्वेंट को हिज सर्वेंट ही रहने दिया गया। फिर आपके सामने हमने कहा कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर उसकी जगह हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का यूज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, V1 का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर हमने टू के बाद वापस V1 को लिख दिया, गो अबे तो गो अबे लिख दिया। अब यहाँ एट वंस है तो एट वंस लिख दिया गया। यहाँ पर जनरल रूल्स वाली कहीं पे कोई बात नहीं आया, तो हम अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसी तरह से चेंज कर दिए। ठीक है। अब आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फायर एट वंस। अब इस सेंटेंस से आपको क्या सेंस क्रिएट किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कैप्टन अपने सोल्जर्स को कमांड करता है। तो कमांड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेड टू को क्या करेंगे, कमांडेड में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो सेड टू है उसे कमांडेड में चेंज कर दिया गया है इनडायरेक्ट में। कैप्टन को कैप्टन में रहने दिया गया, द सोल्जर्स को द सोल्जर्स में रहने दिया गया। अब इसका दूसरा रूल ये कहता है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर टू का यूज करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इनडायरेक्ट में टू का यूज कर दिया गया है। अब टू के बाद V1 का यूज करना है,
तो मैंने टू के बाद V1 का यूज कर दिया फायर, और उसके बाद एट वंस लिखा हुआ है जो चेंज ऑफ पर्सन्स के रूल के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसे हमने वैसे ही लिख दिया एट वंस। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आई सेड टू राम प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में डायरेक्ट में दे रखा है आई सेड टू राम प्लीज गिव मी योर बुक। अब इस सेंटेंस से किस प्रकार का सेंस क्रिएट हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस सेंटेंस से एक रिक्वेस्ट का फीलिंग हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने सेंटेंस में प्लीज देखा तो हम प्लीज जब शब्द यूज करते हैं तो उसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो ये सेड टू हमारा है ये रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, और आई जो है आई में रहने दिया गया, राम को राम में रहने दिया गया। अब हमने उसूल में पढ़ा कि प्लीज को क्या करना है, इंडायरेक्ट नरेशन में ड्रॉप कर देना है, तो हमने इस प्लीज को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब हमारे सामने क्या बचा, गिव, जो कि V1 फॉर्म में है, तो टू के बाद V1 फॉर्म में यूज किया गया है गिव। अब यहाँ पर देखिए जनरल रूल्स वाला रूल भी फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए मी एक फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन में नियम जान चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, क्या ये दोनों एक दूसरे से मेल खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि इसका नियम ये कहता है कि यदि आप ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो उसकी जगह ऑब्जेक्ट आएगा, यदि सब्जेक्ट को हटाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही लेगा, और यदि किसी पॉसेसिव एडजेक्टिव को हटाते हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव की जगह पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लेता है। तो अब यहाँ पर देखें कि आई एक सब्जेक्ट है और मी एक ऑब्जेक्ट है, तो अब आप बताइए कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जी हाँ, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो अब यहाँ पर मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो हमने उसे मी का मी रख दिया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में राम है, और यहाँ पर ये योर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको हटाकर हम यहाँ पर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव ही लाएंगे। चूँकि ये सेकंड पर्सन का पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ये राम के अनुसार चेंज होगा। अब राम के लिए हम लोग कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ही का यूज करते हैं, और ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है, तो हिज हमने इसके बना दिया और बुक को बुक में ही रहने दिया। तो इस प्रकार से आई सेड टू राम प्लीज गिव मी अ बुक का इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड राम टू गिव मी हिज बुक। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता चला जाए। ठीक है, और यदि आपको कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो हमें कमेंट कर लिखेंगे, हम आपके समस्याओं का हल ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज को याद दीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए पार्ट 7 का वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट 8 का वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।